हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमपीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यह एमपीपीएससी का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अभी जो एमपी पुलिस की वैकेंसी आई है, उसमें रेडियो की वैकेंसी आई है, उसमें भी काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो दोस्तों, आप चित्र में देख सकते हैं एक रोबोट बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि रोबोट जैसी मशीनों में बुद्धिमत्ता को विकसित करने की विधि को ही और उसके प्रोसेस को और उसके तरीकों को जिस मॉडर्न साइंस की ब्रांच के अंतर्गत पढ़ा जाता है, उसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉलेज एंड द improvement of learning process in machines and the natural language under processing and the expert system and the neural network and the natural language processing। इन सभी के बारे में हम जो है अध्ययन करते हैं। आधुनिक विज्ञान, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है, यह एक तकनीक होती है जिसमें हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देश को समझने के बाद सिस्टम उसे संरक्षित करता है और उसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है या उसके अनुसार काम करता है। मतलब कि कंप्यूटर में ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि कंप्यूटर जो है कंपाइल टाइम पर डिसीजन लेकर के उचित निर्णय लेकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर में वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम और विभिन्न सेंसर लगे होते हैं जिसके माध्यम से रोबोट जो है मौसम और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर अपने कार्यों को स्वयं करता है और उसे बार बार निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती और वह स्वतंत्र वातावरण में कार्य करने में कैपेबल होता है। इस तरह मशीनों की लर्निंग क्षमता और बुद्धिमत्ता को कृत्रिम रूप से विकसित करने की ही विधियों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीनों से संवाद भी स्थापित किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोबोटिक्स के क्षेत्र में पूरी दुनिया को बदल दिया है। इस तकनीक की सहायता से रोबोट भी किसी वस्तु को सीख सकते हैं, कराटे सीख सकते हैं, लड़ाई करना सीख सकते हैं, हथियार चलाना सीख सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और किसी कॉलेज में जाकर के लेक्चर भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उन्नत प्रौद्योगिकी है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से संसार में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत स्पीच रिकॉग्निशन और विजुअल परसेप्शन और लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग आदि के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय विकास किया है। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम मशीनों से संवाद कर सकते हैं। इसके लिए जिस तंत्र का यूज़ किया जाता है उसे स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास के ऊपर, द हिस्ट्री अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहा जाता है? कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना का श्रेय जॉन मैकार्थी को जाता है और जॉन मैकार्थी साइंटिस्ट को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता यानी कि द फादर ऑफ कृत्रिम ज्ञान बुद्धिमत्ता का कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, उनके दोस्तों मॉर्विन मिस्की, हर्बर्ट साइमन, एलन नेवेल ने मिलकर शुरुआती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और शोध कार्य किया था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जॉन मैकार्थी ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू किया तथा यह तकनीक उस समय उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी, लेकिन समय के साथ तकनीक, एल्गोरिथम और कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज के सुधार के चलते वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी है और वर्तमान समय में हर क्षेत्रों में, मेडिकल साइंस में और बमों को डिफ्यूज़ करने में, वेल्डिंग करने में और कैड केम के क्षेत्र में, मशीन डिज़ाइनिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है।
इसके अलावा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो शोध कार्य किए किसने किया, ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका उत्तर होगा जॉन मैकार्थी, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1950 के दशक में शुरू हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 20 साल में ही लोकप्रियता हासिल कर ली और जापान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफ़ी विकास कर लिया है। इसी तारतम्य में 1981 में जापान ने 5G जनरेशन की शुरुआत की और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस पीढ़ी से कंप्यूटरों की किस पीढ़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया। तो कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ और 5वीं पीढ़ी जो है कंप्यूटर की 1990 से चालू होती है, लेकिन जापान ने 1981 से इस पर शोध कार्य करना चालू कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन ने एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया, जो बाद में यूरोपीय संघ ने एस्पिरिट नाम कार्यक्रम की शुरुआत की। यानी कि सबसे पहले ब्रिटेन ने एलवी नामक प्रोजेक्ट बनाया और एआई पर कार्य किया। इसके बाद में दोस्तों 1983 में कुछ प्राइवेट संस्थान यानी निजी संस्थानों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उन्नत तकनीकों का विकास किया और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नई ब्रांच माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। तो दोस्तों 1983 में एक संघ बना जिसका नाम था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना हुई। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकारों के ऊपर। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग भागों में विभक्त है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पूर्ण क्रियात्मक, पूर्ण प्रतिक्रियात्मक यानी कि प्योरली रिएक्टिव। दोस्तों पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो जिस भी कार्य को करने के लिए कहा जाता है वह उसे तुरंत ही निपटा देता है। इसके अलावा सीमित स्मृति, लिमिटेड स्मृति जो होती है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें किसी रोबोट को अगर बनाया जाता है जो स्मृति लिमिटेड मेमोरी पर आधारित होता है, वह एक ही प्रकार के कार्यों को कर सकता है और एक ही प्रकार का डिसीजन ले सकता है। इसके अलावा मस्तिष्क सिद्धांत जो होता है, ब्रेन थ्योरी पर आधारित जो रोबोट होते हैं या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीनें होती है, वो मस्तिष्क के सिद्धांत के अनुसार डीप लर्निंग की प्रोसेस को फॉलो करती है और पूर्व में लिए गए निर्णयों की सहायता से आगे डिसीजन लेने में ज़्यादा कैपेबल और इफिशियंट और एक्सपर्ट होती जाती है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्शियस मशीन के बारे में। तो सेल्फ कॉन्शियस बेस्ड जो मशीनें होती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत का उपयोग करती है, दोस्तों ये आत्मचेतन या सेल्फ कॉन्शियस पर डिपेंड होती है। ये जो होती है खुद के विवेक से निर्णय ले सकती है और समय और परिस्थितियों के अनुसार डिसीजंस ले सकती है। इसका उपयोग ज़्यादातर जो है हम डिफेंस के क्षेत्र में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कमजोर एआई के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कमजोर एआई का मतलब ये होता है दोस्तों कि लिमिटेड मेमोरी क्षमता वाले या लिमिटेड प्रोग्रामिंग वाले एआई बेस्ड मशीनें। तो दोस्तों इस प्रकार से तैयार की गई मशीनें जो होती है जो एआई बेस्ड होती है वो केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होती है, जैसे एप्पल के द्वारा बनाया गया सिरी और गूगल का वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। दोस्तों गूगल का जो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, वॉइस सिस्टम होता है, इसकी एक कमी ये होती है कि इसमें यूजर्स की प्राइवेसी जो है, जैसे अगर कोई बोल के सर्च कर रहा है कि बम बनाने की विधि बताओ, तो ये जो है उसकी प्राइवेसी को हाईलाइट कर सकती है, मतलब कि अन्य लोगों को भी पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति है बम बनाने की विधि पूछ रहा है गूगल से। तो इस तरह की जो है ये प्राइवेसी को लोगों के इनहेरिट करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको शक्तिशाली एआई के बारे में बताऊंगा। दोस्तों शक्तिशाली नाम ही है शक्तिशाली, यानी कि पावरफुल, एकदम बाहुबली की तरह। तो शक्तिशाली एआई जो होता है दोस्तों, इस प्रकार के सिस्टम में सामान्यकृत मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है। उसमें समय आने पर वो मुश्किल टास्क को भी कर सकता है और उसका हल निकाल सकता है। तो जो डिफेंस के लिए जो रोबोट यूज़ किए जाते हैं या फिर जो मेडिकल साइंस में सर्जरी के लिए जो रोबोट यूज़ किए जाते हैं, उनमें शक्तिशाली एआई के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको प्रतिक्रियात्मक मशीनों के बारे में। तो दोस्तों प्रतिक्रियाशील मशीनें जो होती है, ये मशीनें सिर्फ दिए गए कार्यों को करने में सक्षम होती है, ये अन्य कार्यों को नहीं कर सकती है, इसकी ये लिमिटेशन होती है। तो प्रतिक्रियाशील मशीनें जो होती है, जैसे कि बम डिफ्यूज करने वाला रोबोट, ये सिर्फ बम को डिफ्यूज कर सकता है, दुश्मन को मार नहीं सकता। यानी कि ये प्रतिक्रियाशील मशीनें होती है जो कि एक डिटरमिन्ड वर्क को ही कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों
इसी तरह वैज्ञानिकों ने सीमित मेमोरी का प्रयोग किया जो कि प्री प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपने कामों को करती है। इसी तरह मशीनों में जो निर्देश डालते हैं उसी के आधार पर ये मशीनें वर्क करती है, यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लगा सकती, ये वही वर्क करेगी जिसके लिए हम उसमें प्रोग्राम को डालेंगे। और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें जो होती है दोस्तों वो मस्तिष्क के सिद्धांत पर भी कार्य करती है और इस पर अभी वर्तमान समय में शोध चल रहा है। और ये मशीनें जो होती है ये मनुष्य के व्यवहार को समझने का प्रयास करती है और वर्तमान समय में आत्म जागरूकता के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इन मशीनों के अंदर इंसानों की भावनाओं को पहचानने की क्षमता होगी, यानी कि रोबोट पहचान सकेंगे कि कौन सा व्यक्ति हमारे देश का है, कौन सा व्यक्ति जो है दुश्मन देश का है और हम पर हमला कर रहा है। इनका उपयोग हम डिफेंस के क्षेत्र में भी कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है वैसे वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं और आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकती है और नए नए मशीनों का इनोवेशन करेगी। इसके बाद में अब हम बताएंगे दोस्तों आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैसे तो कई फायदे हैं, लेकिन एआई का सबसे बड़ा फायदा जो है वो चिकित्सा क्षेत्र में मिल सकता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है जो सर्जरी करता है वह थक जाता है और लंबी और जटिल सर्जरी में कई बार त्रुटियां होने की संभावना होती है जिससे मरीज की जान भी जा सकती है, लेकिन मशीनें पूर्णतः शुद्धता से कार्य करती है और कोई गलती नहीं करती है। इसीलिए मेडिकल साइंस में एआई का यूज़ बहुतायत से किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर डॉक्टर्स लोग जो है अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या फिर जाना पसंद नहीं करते हैं, जॉब करना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक्स का यूज़ करके वहाँ पर भी अपनी सुविधाओं को अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कीटनाशकों एवं उर्वरकों के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों का भी समाधान करने की क्षमता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा फायदा हमें विनिर्माण और उत्पादन में मिल सकता है, यानी कि मशीन डिज़ाइन और ब्रिजों के निर्माण और रोड की डिजाइनिंग और बहुत सारे क्षेत्रों में हम एआई का यूज़ करके सटीक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुरक्षा दृष्टिकोण से भी एआई का महत्व बढ़ गया है। हम जवानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें मनुष्य की हानि नहीं होगी। इसके अलावा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आईटीबीपी के जो जवान होते हैं जो सियाचिन जैसे ठंडे स्थानों पर दुश्मनों की सेना से लड़ते हैं और देश की सीमाओं पर निगरानी करते हैं, वैसे ठंडे स्थानों पर हम रोबोट को तैनात कर सकते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, जवान लोग खाना नहीं खा पाते और दुबले पतले हो जाते हैं, तो उन समस्याओं से भी बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जो धोखाधड़ी है उसका भी पता लगाने के लिए हम रोबोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय लेन देन में होने वाली अनियमितता और ट्रेडिंग पैटर्न पर निगरानी कर सकते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव पर भी रोबोटिक्स से सटीक परिणाम दे सकते हैं जिसपे हम अपने शेयर को उचित कंपनी में लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों घर के रोजमर्रा के काम के लिए जैसे सफाई, इलेक्ट्रिसिटी के काम, कुकिंग आदि के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा सकता है। वर्तमान में जापान एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर नौकरानी की जगह रोबोट का यूज़ होने लगा है और वहाँ पर, लेकिन दोस्तों रोबोटिक्स की सबसे बड़ी हानि यह है कि इससे बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी क्योंकि रोबोट सैलरी नहीं लेता है, बस इसे एक बार खरीदना होता है। इसके अलावा दोस्तों स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चर देने के लिए भी एआई का उपयोग किया जा सकता है और आर्टिफिशियल जो है ये विश्व स्तर पर, व्यापक स्तर पर वृद्धिशील मूल्य प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा दोस्तों वित्तीय संस्थानों में बैंकिंग के डेटा को व्यवस्थित करने के लिए भी एआई सिस्टम का यूज़ किया जा सकता है और स्मार्ट कार्ड का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कई कार्यों को कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है, जैसे कि समुद्र की गहराई में जाकर हम खनिज पदार्थों और पेट्रोलियम पदार्थों का पता लगा सकते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि समुद्र के अंदर जो गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन होती है उसमें होने वाली क्षति को दुरुस्त करने के लिए हम लोग जो है रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं। कुछ रोबोट जो है वो अंदर जाते हैं और उस पाइपलाइन को ठीक कर देते हैं, तो इस तरह के रोबोट भी डिज़ाइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संभावित उपयोगों में स्वचालित ड्राइवर, ऑटोनोमस ट्रैकिंग और डिलीवरी तथा बेहतर यातायात प्रबंधन आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र में बिजली के संतुलन और उपयोग दक्षता में वृद्धि की जा सकती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, शतरंज जैसे खेलों में तस्वीरें लेने में और उसका एनालिसिस करके सही डिसीजन देने में भी किया जाता है।
आप लोग इसका उपयोग जो है वनडे जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भी देख सकते हैं और जो अन्य टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नए विकसित स्मार्ट शहरों और बुनियादी ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों संसार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों की। तो दोस्तों जो चीज़ें इंसान के लिए जितनी सुविधाजनक और लाभप्रद है वो उतनी ही हानिकारक हो सकती है अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी की टेक्निक पर वर्क करता है, जिसके कारण इसके नकारात्मक प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोबोट में सही और गलत को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। वो वही कार्य करता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम्ड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के फैलने का कारण हो सकता है भविष्य में, क्योंकि यह सैलरी नहीं लेता है। इसके अलावा दोस्तों ऑटोमेशन रोबोट क्रांति के आने से नौकरियों के खत्म होने की भी बहुत गुंजाइश है, जैसे कि डेटा एंट्री क्लर्क, अकाउंटिंग क्लर्क, ये सारे काम अगर रोबोट कर लेंगे तो फिर इंसान क्या करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इस बात का भी बहुत ज़्यादा खतरा है कि अगर हम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आश्रित हो जाएंगे तो हमारी जो क्रिएटिविटी है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जैसे कि पहले के लोग जो है ना हिसाब किताब जो है जोड़ घटा पेन से करते थे, लेकिन वर्तमान लोग जो है वो पूरी तरीके से कैलकुलेटर पर डिपेंड हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बात की भी संभावना है कि मशीनें अगर मनुष्य को अपना दुश्मन समझ ले तो वो खुद ही स्वचालित हथियार बना लेगी और पूर्णतः समूची मानव जाति का विनाश कर देगी, जो चौथे वर्ल्ड वार का कारण बनेगा और पूरे विश्व का नाश हो जाएगा। अभी तो तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है दोस्तों, उसके बाद चौथा वर्ल्ड वार होगा जो कि रोबोटिक्स पर आधारित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर मनुष्यों का दुश्मन बन जाए तो वो पूरी मानवता के लिए हानिकारक होंगे। इसके अलावा दोस्तों रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के कारण वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम से यूजर की प्राइवेसी सार्वजनिक हो जाने का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों बैंक, एटीएम, अस्पताल, फैक्ट्री और जहाँ पर भी ये एआई बेस्ड मशीनें यूज़ हो रही है, अगर वो ख़राब हो जाती है तो उन्हें सुधारना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इनके रखरखाव के लिए भी अधिक खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों भावना और नैतिक मूल्य मशीनों में मौजूद नहीं होते हैं, इसीलिए एआई जो है वो सही और गलत का पता नहीं लगा सकती। वो सिर्फ वही वर्क करती है जिसके लिए उसे निर्देशित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर गेम में एआई का यूज़ किया जाता है और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एआई का यूज़ किया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम यानी प्रवीण प्रणाली में भी एआई का यूज़ किया जाता है। दृष्टि विजन सिस्टम में भी एआई का यूज़ किया जाता है, यानी सीसीटीवी कैमरे के कॉन्सेप्ट में भी एआई का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम में भी एआई का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपके मोबाइल में आप एआई का यूज़ करके अपने मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। और विजन सिस्टम के अंतर्गत जो है ऑटोमेटिक ओपन और क्लोज होने वाले दरवाजों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान रोबोट, इंटेलिजेंट रोबोट में भी एआई के कॉन्सेप्ट का वर्सेटाइल यूज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को रेखांकित किया है और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एआई को प्रोत्साहित करने की बात कही है, जहां पर 5 आई है जिनके अर्थ मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंक्लूसिवनेस का मतलब होता है समावेशन, और इंडिजेनिशन का मतलब होता है स्वदेशीकरण, और इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार, और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अवसंरचना में निवेश, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो इस तरह से दोस्तों मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो की मैं आपको समराइज बता दूं कि एआई के ऊपर सबसे यहाँ पर एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि एआई के पिता कौन है, तो जॉन मैकार्थी हैं। इसके अलावा एआई का उपयोग जो है मेडिकल साइंस में किया जाता है, बम डिफ्यूज़ करने में किया जाता है, वेल्डिंग के क्षेत्र में किया जाता है, और एआई का यूज़ रॉकेट लॉन्चिंग में भी किया जाता है, रोबोटिक्स में भी किया जाता है, और बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। तो दोस्तों मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। आपको मेरे द्वारा बनाए जा रहे नए वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इसके बाद में मैं आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और भी वीडियोस लाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों।